Hello, my dear students. Welcome to द न्यू सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 9th सेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके पहले हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं जो अपने 8th सेशन में कवर की थी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब मॉड्यूलस क्या कहलाता है इस बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि मॉड्यूलस किसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे मार्क करें और ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालें, वो डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। ये बेसिक आइडिया था मॉड्यूलस का, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था अपने कुछ पुराने कुछ सेशंस में। अब हम डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही जंप करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। सपोज करो कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल्स टू 3+4 आयोटा। ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर इसका मॉड निकालें, अरे इसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3² + 4² विच इज इक्वल्स टू 5, अंडर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये अपना मॉड्यूलस निकल जाएगा। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी ये देखनी है कि इसका रियल पार्ट देखो जरा क्या है। रियल पार्ट ऑफ z इज 3 ना। अगर यहाँ से हम लिखने जाएंगे कि बताओ रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट यहाँ से ये है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 3 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ से कोई रिलेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि रियल पार्ट और मॉड्यूलस में देखो, कभी भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं ना, उस केस में हमेशा उसका रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट मॉड्यूलस से छोटा ही होता है, लेस देन ही होता है। तो सबसे पहली बात यही है। किसी और को भी ले सकते हैं आप अपने एग्जाम्पल के लिए, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ z इक्वल्स टू हमारे पास है 1+ आयोटा। ठीक है, तो मॉड z क्या हो जाएगा, पता है आपको, अंडर रूट 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर रियल पार्ट की बात करें हम यहाँ पे अपने, ये रियल पार्ट ऑफ z क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज 1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो बताइए अब, अगर हम यहाँ से दोनों ही कंडीशन में, किसी एक की बात नहीं कर रहे हम, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, तो करेक्ट होगा ना। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये दोनों बातें करेक्ट है एकदम। इसी तरह अगर इसकी बात करें हम, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन सेम अप्रोच यूज करना चाहें तो कर सकते हैं सारी जगह, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लेकर देख लीजिएगा, हमेशा ये वाली कंडीशन ट्रू ही निकलेगी। तो इधर पे भी हम ये बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज लेस देन इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर, ये बात हमने की, तो ये हो गई हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमसे, देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि फिर से अगेन एक हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे और फिर उस प्रॉपर्टी को आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये बोलूँ आपको कि अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल्स टू 2+3 आयोटा। इसका मॉड z निकाल दो जल्दी से। मॉड z कितना आ जाएगा, 4+9 विच इज अंडर रूट 13। ठीक है, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। तो मॉड z हो गया। अब इसी में एक माइनस z ले लो, माइनस z ले लेंगे। माइनस z का मतलब क्या होगा, -2 - 3 आयोटा। अगर इसका मॉड निकालना चाहेंगे तब भी कितना आएगा, -13 ही आएगा। अगर हम कॉन्जुगेट ले लें, अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो बताइए क्या होगा। क्या कॉन्जुगेट की केस में भी यही काम करेगा, तो मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सॉरी, क्या आ जाएगा, 2 - 3 आयोटा। अगेन इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट 13 ही आएगा, है ना। इसी तरह अगर मॉड जेड का नेगेटिव ले लें, सॉरी कॉन्जुगेट का नेगेटिव ले लें, कॉन्जुगेट का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2 + 3 आयोटा। अब अगर इसका मॉड ले लें हम, अगेन मॉड कॉन्जुगेट, इसका मॉड ले लें तो अगेन क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। यानी कि
ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, कि अगर कभी भी किसी भी केस में, एक मिनट यहाँ पर जैसे माइनस आएगा, ये किसी भी केस में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालें, या उसके नेगेटिव का मॉड निकालें, या फिर हम उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालें, या फिर हम कॉन्जुगेट के नेगेटिव का मॉड निकालें, तीनों ही या चारों ही कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है वो हमेशा सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इस नंबर सेकंड। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर थर्ड प्रॉपर्टी को इस तरह समझाऊं मैं आपको कि अगर z है और z का कॉन्जुगेट है और इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कभी भी z और कॉन्जुगेट ऑफ z होता है तो वो हमेशा क्या आते हैं, इक्वल आ जाते हैं। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, सारी चीज़ों को सॉल्व करते करते ही चलेंगे। इसका एग्जांपल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार या कॉन्जुगेट ऑफ z इज 1 माइनस आयोटा। अब इसका मॉड का स्क्वायर ले लो जरा, इनका प्रोडक्ट ले लो पहले, तो इनका प्रोडक्ट लेंगे तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट विच इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ये कितना जब 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज 2 आंसर हो जाएगा। अब कॉन्जुगेट सॉरी इसका मॉड्यूलस निकाल के देखो जरा z का, तो अंडर रूट 2 आएगा, ये पीछे भी कर चुके हैं, है ना। अंडर रूट 2 आ जाएगा, और फिर अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अपने पास मिल जाएगा 2। यानी कि यहाँ से ये सीधा सीधा देखने को मिल रहा है हमें कि अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, मतलब z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z या मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आते हैं। इस वजह से हमने बोला z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारे सामने आ जाएगी। अब इसका हम क्वेश्चन में यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस वजह से मैं आपको बार बार इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोल रही होती है हमें कि चाहे आप z, सपोज ऐसे मैं बोल दूं आपको कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही बातें एक ही है, ठीक है, दोनों ही बातें सेम है। अब इसको समझने के लिए ना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, इसके पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो ये प्रॉपर्टी अपने को सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मॉड z1 हो इंटू z2 हो, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, क्या हो रहा है इधर पे, z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लिया गया है। ये मॉड्यूलस को अगर हम सेपरेट कर दें तब भी तब भी क्या होगा, ये आंसर दोनों सेम आएंगे। मतलब z1 इंटू z2 का मॉड ले लो, या z1 का मॉड्यूलस ले लो, z2 का मॉड्यूलस ले लो, और फिर आंसर निकाल दो, तो दोनों ही कंडीशन में अपने आंसर सेम आएंगे। यानी कि हमें ये झंझट में पढ़ने की अब जरूरत है नहीं है कभी, कि अगर अगर हमारे पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने को बोल दिया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट का मॉड्यूलस निकालने को बोल दिया गया है, तो उस केस में पूरे नंबर्स को हम प्रोडक्ट नहीं करते बैठेंगे, हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक एक का मॉड्यूलस निकाल देंगे, और अपना आंसर जो भी आया मॉड्यूलस का फाइनल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे लिए बहुत आसान होगा, और हम क्वेश्चन को लेंदी ना बनाते हुए एक सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इस और अगर अगर इसी को एक से ज्यादा, 2 3 4 5 कितने भी मॉडल, कितने भी ले लो, z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू अप टू zn, कितने भी ले लो, तो भी इस केस में भी ये प्रॉपर्टी अपनी वैसी की वैसी काम करेगी। z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस इंटू z3 का मॉडुलस इंटू z4 का मॉडुलस एंड सो ऑन अप टू zn का मॉडुलस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इस तरह से काम कर जाती है। अब इसी सेम प्रॉपर्टी का अपन जो पिछली प्रॉपर्टी दे रहे थे उसमें यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला था कि चाहे आप z मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर ले लो, चाहे इस बात को इस तरह लिख दो, दोनों ही सेम होते हैं। मतलब स्क्वायर को अंदर लिख दो, स्क्वायर को बाहर लिख दो, दोनों बातें एक ही हैं। अब इसको डील करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इस चीज का मतलब क्या है, इसको अगर थोड़ा सा एक्सपांड करते हुए हम लिखें
इस तरह से, और ये लिखा हुआ है हमारे पास इस तरह से। अब अंदर z का स्क्वायर है ना, उसका मतलब क्या हो गया, z इंटू जेड हो गया ना। ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो लग गई ना अभी, कि z इंटू जेड है, दो बार मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उन कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कर सकते हैं मॉडुलस लगाते हुए, तो z इंटू जेड हो जाएगा ना। अब अगर x इंटू एक्स होता है तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ना, तो इसी तरह z मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ z क्या लिखना पड़ेगा हमें, मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देख रहे हो कि LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं, यानी ये प्रॉपर्टी ये बता रही है हमें कि होल मॉडुलस के होल का में कुछ पावर, अब स्क्वायर की बात नहीं हो रही सिर्फ, मॉडुलस के होल में कुछ पावर हो और मॉडुलस के अंदर कुछ पावर हो z में, वो दोनों बातें एक ही हैं, ये बता रहे हैं। तो इसी को एक जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम ये बोल देंगे कि मॉडुलस ऑफ z की पावर n इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z टू पावर n होल का मॉड। ये इस तरह से हमारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है एक, प्रॉपर्टी नंबर 6। मिलती जुलती इसलिए बोल रहा हूँ, देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि Z1 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस है अगर हमारे पास। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो Z1 अलग ले लो मॉड और Z2 का मॉड अलग ले लो। मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई में एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, और डिवाइड में अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रख लेना है। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आई बात, तो अगर मैं बोलूँ कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अपॉन Z4 इंटू Z5 इंटू Z6 इस तरह से आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि डिवाइड में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। इसी हिसाब से हमने बोला कि Z1 Z2 और Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और इधर पे Z4 Z5 और Z6 ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको सेपरेट कर लो, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में लगा दो, और सेम डिनोमिनेटर में भी तो हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, और अपॉन में हो जाएगा मॉड ऑफ Z4 इंटू मॉड ऑफ Z5 इंटू मॉड ऑफ Z6, मॉड ऑफ Z। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। तो मतलब ये प्रॉपर्टी फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी, और देन यानी हम यहाँ से देखें कुछ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, ये बहुत ही जनरल प्रॉपर्टीज हैं, है ना। लगभग हर एक क्वेश्चन के बारे में तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होती हुई नजर आएंगी आपको। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से दिमाग में फिट कर लें आप। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी में आने के लिए एक और पेज ले लेते हैं। ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई थी, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि, देखो हमने ये बोल दिया है, इधर पे बताता हूँ मैं साइड में, हमने ये बोल दिया है कि Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस करेंगे तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 आ जाएगा। Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस करेंगे तो Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड भी आ जाएगा। सॉरी, लेकिन अगर इसी तरह हम ये बोलना चाहें कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, तो क्या इसको Z1 का मॉडुलस, क्या इसको ऐसे बोल दें Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, इस तरह से। मतलब मॉडुलस क्या समीशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, ये बात पूरी तरह गलत है। अभी अगर गलत है तो इसको देखना भी तो पड़ेगा किस तरह से गलत है। पहले तो हम इस बात को समझ लिया हमने और लिख लिया, ठीक है, इस बात को समझ लिया और लिख लिया कि कभी भी एडिशन में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फिर उसको हम देखते हैं कि किस तरह नहीं होता है। ठीक है? चलो, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। क्लियर,
इस बात को पहले तो याद कर लिए। अब देखें किस तरह से ये बात सही नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, तो ये हो गई अपनी रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस को हम ड्रॉ कर ले। ये हो गई अपनी रियल, इमेजनरी सॉरी। अब इधर पे मैं बोला कि एक काम करो, ये है, ये हो गया अपने पास ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन से स्टार्ट किया हमने एक नंबर जिसको बोल दिया Z1। काम करते हैं, इसको Z1 क्यों बोल रहे हैं? Z1 तो ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट के रिस्पेक्ट में आएगा Z1। लेकिन O से P तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? वो तो हमें बोलना पड़ेगा मॉड ऑफ Z1, राइट? मॉड ऑफ Z1 बोलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं। ये से लिख देता हूँ। ये आया, ये आया अपना Z1। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये Z1 है। तो इधर से स्टार्ट हुई कहानी, इधर तक और इधर रुक गई। इसको हमने बोल दिया ये अपना Z2 है। ठीक है, अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलना पड़ेगा हमें, इसको बोलना पड़ेगा Z1 प्लस Z2। ये आ जाएगा। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम ये बात करें अभी कि ये क्या है, फिर इसके बाद अगर पूरा पैलोग्राम कंप्लीट कर लें, ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं, पूरा पैलोग्राम अगर कंप्लीट कर लेंगे तो ये चीज़ जो है वो इधर ऐसे चली जाएगी और ये चीज़ जो है वो इधर से इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास मिल गया, ये वाली चीज़ हो गई Z1, ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, तो इसके नाम रख देते OABC, इस तरह से हो जाएगा। तो OCBC AC जो भी चाहिए था सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लें, ट्राइंगल इन ट्राइंगल OBC, ठीक है, इन ट्राइंगल ओबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि सम ऑफ द टू साइड्स, दो साइड्स की लेंथ का सम हमेशा तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा आता है ना? तो एक प्रॉपर्टी है ना, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हमने ये बोला कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, डिस्टेंस लेनी है ना हमें, डिस्टेंस ले ली। ये डिस्टेंस हमें से क्या आएगी? ज्यादा आएगी, या तो बराबर हो सकती है किसके? Z1 प्लस Z2 जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, OB लेंथ है ना, OC लेंथ प्लस BC लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OB लेंथ। ठीक है, यही चीज को हमने इधर पे लिख के रखा है ये। ठीक है, समझ में आती है बात? ये हो जाएगा। अब आप बात करोगे कि ग्रेटर देन तो ठीक है, ये इक्वल टू कब होगा? इक्वल टू कब होगा? ये इक्वल टू वाली कंडीशन तब होल्ड करेगी, तो इधर लिख देता हूँ इसको। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है ट्राइंगुलर, ये चीज़ क्या बोलेंगे हम? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, है ना? ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कहलाती है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम, इसकी कि इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड करेगी, इधर लिख देते हैं, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 दोनों इक्वल होने चाहिए, तब इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख के रखा है ना, वो बात यहाँ से पूरी तरह समझ गए हम कि क्यों ये दोनों चीजें, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 होता है। क्लियर? क्योंकि इसमें इक्वल का रिलेशन आता ही नहीं, आता कब है? जब Z1 और Z2 का आर्गुमेंट सेम हो। और दिख रहा है हमें डायग्राम से कि Z1 Z2 का आर्गुमेंट तो सेम है ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी जानते हैं ना, फिर इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी डायग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी आ गई अपने पास? प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें हम, इसी डायग्राम को लेकर।
तो यहाँ पे ये बात समझ में आई कि अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस ले लें और फिर उन डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सेम सेम बात यहाँ पे भी आ जाती है। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ, एक मिनट, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, डिस्टेंस का मॉड लेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, कम आएगा हमेशा किसके, z1 प्लस z2 के। ठीक है, ये भी इसके साथ आ जाएगी। मतलब अगर प्रॉपर्टी नंबर 8 और 7 को कंबाइन करना चाहें तो कर सकते हैं हम, हाँ, कर सकते हैं हम। ये आ जाएगी। और इसमें भी इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ, कसकी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल्स टू पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, तभी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, नहीं तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये दो इनइक्वालिटीज पता चल जाती हैं कि कैसे होल्ड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, और कैसे ये आई, दोनों बातों को हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम कि जैसे कि मैं आपको आपको ये बोलूँ 9th नंबर में कि बताओ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा। z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर 2 टाइम्स z1 इंटू z2। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पीछे जो पढ़ी है हमने, शायद 3rd या 4th नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि ये चीज को याद करो, z और z का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, z के मॉड के इक्वल होता है और स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात को हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस चीज को इक्वल होना चाहिए किसके, कि z मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है। अब यहाँ से समझ आती है तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, तो जाएगा z1 प्लस z2, और यहाँ पे कॉन्जुगेट अलग कर सकते हैं हम, तो ये कॉन्जुगेट हो गया अलग। अब इसके बाद z1 और z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 और z2 का कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 का कॉन्जुगेट प्लस z2 और z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद। अब इस बात को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z है अगर, तो इसको तो बोल देंगे हम कि ये अपना तो हो गया z1 का स्क्वायर, इसी तरह ये हो गया z2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया, कुछ तो आ गया, ये इतनी भारी भरकम सी चीज आ गई। और इसी चीज को हम बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ये वाली बात को बोलते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट कहलाती है ये। ठीक है, तो हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम ये बात, तो इसीलिए इस चीज को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट, ये भी लिख दो इसी चीज को, और इसी बात को आप ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं सही हैं, इसकी जगह दोनों की जगह मतलब कुछ भी आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कहानी जो है हमारी, कौन सी, z1 प्लस z2 का स्क्वायर वाली कहानी, ये किसके इक्वल हो जाती है, ये हो जाती है इस चीज के। क्लियर, ये हो गई अपनी अगली प्रॉपर्टी। इसी तरह z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली ये वाली बात किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, देखो क्या हो जाएगा अभी बताओ। अब तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ना कि अगर अगर हमारे पास z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर बोल दिया तो ये किसके हो जाए, इक्वल हो जाएगा z1 के मॉड के स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ
Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और इसी बात को लिख सकते हैं -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये वाली चीज इस तरह से दोनों कंडीशन को हम ले लेते हैं। हाँ, ये ऐसे आ जाएगी। अब आगे बात करें, 10th प्रॉपर्टी हो गई हमारी। 10th प्रॉपर्टी के बाद अगर मैं ये बोलूँ आपको कि एक काम करो कि प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 को एक बार ऐड तो कर दो, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एल्जेब्रा में भी हमने बेसिक्स में देखते हैं ये वाली बात कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा अगर हमारे पास, तो हम उन दोनों को ऐड करके एक नई प्रॉपर्टी और बना देते, सब्ट्रैक्ट करके एक और नई प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम ऐड करें तो चलिए ऐड करते हैं। एडिंग कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 9 10 ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सीधे सीधे देख लो आप, ये जो रियल पार्ट है, 2 टाइम्स रियल पार्ट वाली कहानी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और Z1 का स्क्वायर 2 बार बच जाएगा, Z1 के मॉड का स्क्वायर, और Z2 के मॉड का स्क्वायर भी 2 बार ही बच जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स रियल पार्ट क्यों, रियल पार्ट क्यों है, 2 टाइम्स क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे एडिशन करने पर प्रॉपर्टी। अब अगर इसी को ज्योमेट्रिकली देखना हो तो क्या ज्योमेट्रिकली भी हम इसको देख सकते हैं क्या? तो एक बार अगर ज्योमेट्रिकली देख लें तो ज्योमेट्रिकली देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी हम ये वाला डायग्राम अपना यूज कर लेते हैं एक बार फिर से, यही वाला डायग्राम फिर से यूज करते हैं। तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सॉरी ओ सी बी सी ए बी और ओ बी तो हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो ए सी है ना, ये क्या है, ए सी वेक्टर क्या है, ठीक है, ए सी क्या है, तो इधर पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इस बात को देख रहे हैं, तो एक काम किया मैंने, ये ए सी वेक्टर को इधर लिख दिया, बाकी हमें वहां पर दिख रहा है डायग्राम में। ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ जरा कोई, ए सी वेक्टर क्या आएगा? ए सी वेक्टर आएगा Z2 माइनस Z1, है ना, ये आएगा ना, Z2 माइनस Z1 आ जाएगा इसी, ये आ गया। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं अपन कि AC हो गया, और क्या बोला अपन ने, AC और OB का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तो है एक, उसको मान लिया हमने M। अब हमें एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये पता है कि क्या होता है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होती हैं, तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तो OM बताओ क्या होगा, OM बताओ क्या होगा, OM क्या होगा, OM होगा कितना, ओ एम बता दो जल्दी से, ओ एम कितना आ जाएगा? तो ओ एम अपने पास आ जाएगा OC/2, OC/2, OC नहीं सॉरी, सी क्यों बोल, ए OB/2, क्या आ जाएगा, ये अपने पास है गया OB/2, और OB क्या है, क्योंकि डिस्टेंस लेनी है तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 है डिवाइड बाई 2, ये आ गया OM। OM आ गया, OM आने के बाद एक काम करो, BM बता दो क्या होगा, तो BM बताएं, BM क्या आएगा, पर नहीं BM नहीं बोलेंगे, AM ले लेते हैं, क्या, AM में क्या लिया जाए, AM BM और CM ले लो, CM ये ले लिया, CM कितना आ जाएगा, CM की बात करें तो CM मिल जाएगा अपने को, इसका हाफ है CM हाफ ऑफ AC का हाफ है, AC डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन 2, ये मिल गया। अब हमें ये पता है क्या, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, से ये वाला डायग्राम निकाल दो, OAC वाला डायग्राम निकाल के थोड़ा अलग कर लो, OAC वाला डायग्राम, OAC वाला डायग्राम अगर निकाल के अलग करेंगे हम, तो अपने पास डायग्राम जो है, मतलब इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल को देखो और OAC ट्राइंगल अलग कर लो, OAC ट्राइंगल करने चलेगा।
और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो कौन क्या है, कौन क्या है हम जानते हैं, ए कौन है तो ये अपना ए है, ठीक है। बी सी कौन है तो अपना ये सी है, और ये कौन है तो इधर पे हमने बोल दिया कि ये अपना ओ है। अगर ये ओ है तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल देंगे एम, ये बन गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें इक्वल है ना, और ये इस ट्राइंगल को देखकर आपको क्या ये नहीं ये बात याद आती है क्या, इस ट्राइंगल को जैसे ही देखते हैं हम, क्या ये वाली बात याद आती है, इस ट्राइंगल को देखकर वी नो डैट, क्या बताया हमें कि ए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ, टू टाइम्स ऑफ ओ एम का स्क्वायर और प्लस ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ठीक है। ये अगर ये पता है तो सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए क्या आ जाएगा, देखो ओ ए हमें ऑलरेडी पता है, ओ ए इज Z1, Z1 का मॉड का स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस ये क्या आ जाएगा इधर पे ओ सी, तो ओ सी और टू भी लेना पड़ेगा, सॉरी ओ ए, यार सीधी सीधी बात है कि इधर पे देख लो ना, ओ ए क्या है, ओ ए देखो, ओ ए देखते हैं डायग्राम से, तो ओ अगर डायग्राम से देखेंगे तो ओ ए हमारे पास आ रहा है Z1 का मॉड, है ना। ओ सी हमारे पास क्या आ रहा है तो इधर से देख लेते ओ सी जेड, जस्ट मैं डायग्राम में ही मैंने एक्चुअली ओके, सो इधर Z2 आएगा और इधर Z1 आएगा, ये होगा ना। अब कंफ्यूजन हट गया, डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करना, Z1 का मॉड का स्क्वायर और ये आ जाएगा Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम्स, ये भी हमें पता है ओ एम अपने पास है कितना, अपने पास है Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एम का स्क्वायर है, डिवाइड बाई टू है तो ये बन जाएगा 4, प्लस सी एम में देखेंगे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 4, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा डिवाइड में 1/2, और 2 को भेज देंगे हम इधर, हम टू को कर देंगे हम क्रॉस में, तो अपने पास इधर बच गया 1/2 इंटू Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर, टू इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा Z, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, है ना। ये हो गई अपनी यहाँ से एक और ये हो गया अपने पास एक और प्रूफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 10 भी कंप्लीट हो गई, तो 10 प्रॉपर्टीज हमने देख ली कंटिन्यू, है ना। अब अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे अगर कुछ सीखना है हमें तो देखें आगे, या एक दो काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, एक या दो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या। चलिए तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन, एक मिनट दीजिए ज़रा, क्वेश्चन थोड़ा सा पिक करने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 वो अगर पिक करूँ मैं, ये देखो क्वेश्चन अपना, इफ Z1 Z2 Z3 are complex numbers such that mod of Z1 is equals to mod of Z2 is equals to mod of Z3 is equals to mod of Z1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equals to 1 है, ठीक है। ये पूरा कहानी 1 के इक्वल है, देन पूछ रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बताओ क्या आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है ये। तो करो, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन।
स्टार्ट करेंगे तो देखें कैसे करें। तो इस चीज़ को पहले ले लिया, गिवन है हमारे पास, गिवन है ये दोनों ही चीज़, ये और ये दोनों ही 1 के इक्वल है ना। एक काम करो, पहली वाली कंडीशन को लिया, मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z3 इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर लें, अगर हम इसमें स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, Z1 का मॉड का स्क्वायर इंटू 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 नहीं सॉरी इक्वल टू Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू Z3 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ से अगर इक्वेट कर लें हम एक एक को 1 के इक्वल, तो Z1 के मॉड का स्क्वायर भी 1 के इक्वल है। अगर Z1 के मॉड का स्क्वायर 1 के इक्वल है तो देखो प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी है, Z किसी के मॉड का स्क्वायर अगर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इक्वल्स टू 1, लिख सकते हैं कि नहीं। इस बात को याद करो अच्छे से, ये आ गया। तो यहाँ से अब इसके बाद यहाँ से अगर हम ये लिख दें Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z1, ये देखो इसको ध्यान से देखो और समझो, ये आ गया। इसी तरह सेकंड वाली कंडीशन को ले लें हम, Z2 के मॉड का स्क्वायर है अपने पास इज इक्वल्स टू 1, तो सिमिलरली ये चीज़ भी इसके इक्वल ही आ जाएगी ना, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और इसी तरह सिमिलरली Z3 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Z3। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखो अगली कंडीशन गिवन वाली, ये वाली कंडीशन देखो क्या है, हमारे पास एक नई कंडीशन है, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इज इक्वल्स टू 1 देखे रखा है, और 1/Z1/Z2 की वैल्यू हमने निकाल दी, जो कि 1/Z1 की वैल्यू है Z1 का कॉन्जुगेट, ये दूसरा Z2 का कॉन्जुगेट, तीसरा Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1, है ना। अब कॉन्जुगेट है मॉडुलस का, तो हमने भी ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ी, मॉडुलस का कॉन्जुगेट लो या जेड का कॉन्जुगेट लो, दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं। तो देखो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होती दिख गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी इधर पे यूज हुई है, कौन सी, कि जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये यूज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से यूज होती दिख रही है कि जेड का मॉडुलस लो या जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ ना। पहली बात ये कि कॉन्जुगेट जो होता है, इधर से देखें तो कॉन्जुगेट जो होता है वो कंबाइन हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है एडिशन में, तो पहले ये कंबाइन हो गया। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर टू द कॉन्जुगेट का मॉड, तो इस वजह से हमने बोला कि ये तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू 1 ही है ना, तो ये आ गया अपना इज इक्वल्स टू 1 आंसर है, जो रिक्वायर्ड था वो अपने को मिल गया। क्लियर, इस तरह से प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है, समझ में आया। प्रॉपर्टीज यूज होते दिखनी चाहिए हमें कि ये चीज अगर ऐसे ले ली जाए, इसको इस तरह से कर लिया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमें सॉल्व करना, आंसर निकालना। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मॉडुलस का। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेने जाते हैं, तो देखो क्वेश्चन ले भी एक पेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ Z1 का मॉड इज इक्वल्स टू 1 हो, Z2 का मॉड इज इक्वल्स टू 2 हो, और Z3 का मॉड इज इक्वल्स टू 3 हो। ठीक है, ये दे दिया एंड, और भी कुछ दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ 9 टाइम्स Z1 इंटू Z2 प्लस 4 टाइम्स Z2, सॉरी 4 टाइम्स क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू देके रखा है 12, इज इक्वल्स टू 12, ये मिल गया। देन पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये पूछ लिया गया है आपसे। ठीक है, अब बताओ क्या किया जाए। तो कुछ ना किया जाए, सीधे सीधे हम तो सॉल्व कर सकते हैं, वैसे है कि नहीं, सॉल्व कर लेंगे, कैसे कर पाएंगे लेकिन सॉल्व।
तो दो कंडीशन, दो नहीं, दो तीन कंडीशन देके रखी हैं। सबसे पहले ये वाली चीजें देके रखी हैं, फिर दूसरा ये वाली चीजें देके रखी हैं। हाँ, दोनों चीजें देके रखी हैं। अब आपको बोल रहा है कि बताओ, सॉल्व करो और इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। लेकिन सॉल्व करें भी तो कैसे करें, दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाने की कुछ खास जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो, जो पिछला क्वेश्चन में गिवन था तीनों का मॉड इक्वल्स टू 1, इसमें तीनों का मॉड सेपरेटली अलग अलग वैल्यूज के जैसा गिवन है, अलग अलग वैल्यूज से गिवन है। एक काम करो ना कि इसको ले लो, z1 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगा ना, अगर पहली कंडीशन में स्क्वायर करते हैं तो होगा z1 z इंटू z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हम अगले वाले में करें, फिर अगले वाले में करें, तीनों में करें, तो तीनों में कर लें अगर, तो देखो तीनों में करेंगे तो सेकंड कंडीशन मॉड ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरह अगर अगले में जाएं हम, अगले में देखेंगे तो ये मिल जाएगा z3 के मॉड इज इक्वल्स टू 3 है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। है, उसी में करते जा रहा हूँ मैं। और z3 इंटू z3 का वेट विच इज 9, ये आ गया। अब ये आने के बाद हमें कुछ और भी तो गिवन है, तो लिख लो। अब उसको कैसे लिखें हम, इसको कैसे लिखें, मतलब लिखा तो है ही है, कैसे लिखें क्या, लेकिन इसका यूज करना पड़ेगा ना। ऑल्सो मेरे पास गिवन है, पहले इसको लिख लिया हमने, वैल्यूज जो थी उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब दूसरी वैल्यू जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 9 टाइम्स z1 z1 z2 प्लस 4 टाइम्स z1 z3 प्लस z2 और z3 इज इक्वल्स टू 12। ये गिवन हो गया अपने पास। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करें अपन, 9 की वैल्यू हमें पता है, देखो 9 इज इक्वल्स टू यहाँ से, यहाँ से ये है, 9 की वैल्यू पता है हमें, 4 की वैल्यू ये रखा 9, 4 की वैल्यू पता है हमें, ये रहा 4, और इसमें 1 है ना, तो 1 ले ले, तो 1 की वैल्यू पता है हमें। तीनों वैल्यू यूटिलाइज कर लो इधर पे, ये आ गया अपने पास। अगले स्टेप में 9 की जगह आ गया z3 कंजुगेट ऑफ z3, तो इसको हम z1 z2 ऑलरेडी है ना, तो z1 z2 z3 है और कंजुगेट ऑफ z3 इस तरह से लिख दिया, प्लस तो फिर अगला उसी में लिखना पड़ेगा, प्लस 4 है, 4 की जगह क्या लिख दो, z1 z3 और z2, और z2 का कंजुगेट आ गया, तो z1 z2 z3 और z2 का कंजुगेट मिल गया, प्लस अगले में आ जाओ, z2 z3 है, और जैसे z1 और z1 का कॉन्जुगेट मिल गया, तो इसको लिख दिया z1 z2 z3 और z1 का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये आ गया। अब तीनों में ही अपने को कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तीनों में ही कॉमन दिख रहा है, z1 z2 z3 तीनों में है, z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 तीनों से कॉमन ले लो। तीनों से कॉमन ले लेंगे तो अपने पास अब बचेगा क्या, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 कॉमन, इंटू बचा सिर्फ एक z1 z3 z2 और z1 तीनों ही बचे, तो मैंने सीक्वेंस ही लिख दिया इस तरह से, z1 का मॉड z3 का, और ठीक है। अब इसमें अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ एज इट इज़, क्या इसको भी अपन एक काम कर लें, ऐसे क्यों ना लिख दें, कंजुगेट भी तो कंबाइन कर लेता है इसको, कंजुगेट ने कर लिया हम। अब तीनों की वैल्यू पता है, मॉड ऑफ z1 इज 1 इंटू 4 इंटू 9 इंटू, अब कंजुगेट का मॉड्यूलस निकालो या कॉम्प्लेक्स नंबर का, दोनों बातें एक ही हैं, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू बचा 12, और अब आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 9, अपने पास मिल गया इधर से मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, नहीं 1 मिनट सॉरी 9 नहीं है ना, स्क्वायर की वैल्यू पुट करती हूँ, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर की वैल्यू z1 के स्क्वायर का वैल्यू 1 और z2 के मॉड के स्क्वायर का वैल्यू 4 और 9 था इस तरह से। लेकिन z1 का मॉड है हमारे पास, तो इसलिए हमें वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, हमें पुट करना पड़ेगा 1 2 और 3, ये हो जाएगा 1 टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 12, और अपने पास ये सीधे सीधे मिल गया z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू 2 आंसर, दिस इज आवर आंसर।
क्लियर। इस तरह से मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को हमने देखा, कुछ एक दो क्वेश्चन देख लिए, और भी इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे हम बाद में। ठीक है, तो बेसिकली अब है ये करना है कि पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, देन उसके बाद ही तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको यूज़ कर पाएंगे ना। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। इसको देखना, दोबारा देखना, रिवाइज करना, सारी चीज़ों को रिमाइंड और दिमाग में रखने की कोशिश करना। चलिए अभी के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।